सोलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट नंबर 4 देखने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा चैप्टर नंबर 9 का, उसके अंदर वो आपको पार्ट्स दिख जाएंगे। ये जो चैप्टर है वो आपको 11 मार्क्स के सवाल इसके ऊपर आते हैं ऑप्शन के साथ इस चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 12 बायोलॉजी का, और ये हमारे साथ आप कंप्लीट कर सकते हो। और मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आपने ये पूरे पार्ट्स कंप्लीटली अगर देखे लाइन टू लाइन, ओके, मिनट टू मिनट पूरा, तो डेफिनेटली आपको ये 11 मार्क्स मिलने वाले हैं। और पेड बैचेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 12 से रिलेटेड बाकी स्टडी मटेरियल भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। चलो, अब ये चैप्टर नंबर 9 का ये जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन हम देखेंगे सबसे पहले तो। उसके बाद ह्यूमन आई कैसे काम करता है वो देखेंगे। हमारे आई के अंदर, आँखों के अंदर इमेज कैसे तैयार होती है वो देखेंगे। उसके बाद ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है वो देखेंगे। और हमें कैसे सुनाई देता है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कैसे होता है वो देखेंगे हम इसके अंदर। तो ये पूरा आपका पार्ट कवर होने वाला है आज के इस लेक्चर में। चलो, अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, हम किसी चीज़ करते हैं या फिर सपोज कि रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा है कि कोई अगर गर्म चीज़ है, मैंने उसको हाथ लगा दिया और मुझे पता है वो गर्म है, मैंने हाथ झट से पीछे निकाल लिया, तो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन के बहुत टाइप्स हैं। पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन वो देखो क्या होता है। एक क्रैनियल रिफ्लेक्स है, दूसरा है स्पाइनल रिफ्लेक्स। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्पाइनल रिफ्लेक्स, क्रैनियल रिफ्लेक्स एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स, दो है आपके। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स। क्रैनियल रिफ्लेक्स मतलब क्या, जो रिफ्लेक्स ब्रेन ने कैरिड आउट किया है, ब्रेन से जो रिएक्शन एक्शन हुआ है वो हो गया क्रैनियल रिफ्लेक्स के अंदर, ठीक है। और ये जो ब्रेन जो रिफ्लेक्स एक्शन करता है वो स्लो होती है। ये एक्शन कैसे होती है, स्लो होती है। अब स्पाइनल रिफ्लेक्स मतलब क्या, कैरिड आउट थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो रिफ्लेक्स एक्शन कैरिड आउट होती है उसे बोला जाता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। और ये जो है वो अर्जेंसी होती है, ये फास्ट होती है, ये क्विक होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन साइट और स्मेल ऑफ गुड फूड। जैसे कि आपको जो है आपके मुंह पे थोड़ा सा पानी का बूंद गिर गया। दूसरी चीज़, आपको स्मेल आई है किसी फूड की, तो वो थोड़ा धीरे धीरे आता है, तो मतलब स्मेल आई है और आपको पता है स्मेल आई है, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड किया ना, तो स्मेल भी हम बोल सकते हैं एक टाइप का स्टिमुलस है। तो उस टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन को बोला जाता है क्रैनियल रिफ्लेक्सेस। अब स्पाइनल रिफ्लेक्स का एग्जांपल देख सकते हो आप कि आपका जो लेग है, आप सो रहे हो और अगर कोई नोकीली चीज़, कोई गर्म चीज़ आपको पैर को लग जाए तो आप जल्दी से पैर नीचे, हम पीछे ले लेंगे, नीचे ले लेंगे। सो उस हिसाब से तो उसे बोला जाता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। ये फास्ट होता है, ये क्विक होता है, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड ने उसको कैरिड आउट किया है, वो प्रोसेस स्पाइनल कॉर्ड ने किया है। और आपका जो ब्रेन ने रिफ्लेक्स किया है उसे बोला जाता है क्रैनियल रिफ्लेक्सेस। क्योंकि आपको पता है कि जो नर्व्स होती है वो कुछ नर्व्स ब्रेन से अराइज होती है, कुछ क्रैनियल नर्व्स होती है, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, जिसे स्पाइनल नर्व्स बोला जाता है। तो स्पाइनल नर्व्स के थ्रू जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो क्विक होता है, फास्टर होता है देन कंपेयर विद द क्रैनियल नर्व्स और क्रैनियल रिफ्लेक्सेस। ओके सर, समझ में आ गया। आगे, बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब क्या प्रीवियस मतलब इसके पहले अगर वो चीज़ हमारे साथ घटित हुई है तो उसके बेसिस पे रिफ्लेक्स एक्शन के 2 टाइप है। पहला है कंडीशनल, ये इधर कंडीशनल, और दूसरा अनकंडीशनल। सो अनकंडीशनल एंड कंडीशनल रिफ्लेक्सेस बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। ये ध्यान में रखना, इसके पहले जो चीज़ हमारे साथ घटित अगर वो हुई है तो उसके बेसिस पे ये रिफ्लेक्स एक्शन के 2 टाइप गिरे हैं। अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस जो है, दीज डू नॉट रिक्वायर एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। अनकंडीशनल मतलब इसके पहले कुछ घटित हुआ हो, नहीं हुआ तो भी चलेगा। जैसे कि स्नाइजिंग, कफिंग, ओके, वॉर्मिंग एंड हिक्यूपिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो छींक आना, ठीक है, छींकना, उसके बाद कफिंग, कफ आना। अब यहाँ पे यॉनिंग में क्या होता है, इसके अंदर जो है, अब अगर हम बात करेंगे तो यॉनिंग में आपको
हम बोल सकते हैं उबासी आना, सो वो हो गया आपका यॉर्निंग। और हिकअपिंग में आपका जो डायफ्रैगम है उसमें जो ग्लॉटिस है उसमें कभी कभी अटक जाना, ठीक है, तो उसे बोला जाता है हिकअपिंग। क्लियर? ठीक है सर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस है क्योंकि इसके पहले कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, पहले वो घटित हुआ था क्या, नहीं है, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे बोला जाता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। कंडीशनल रिफ्लेक्सेस में प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि स्विमिंग, पहले भी आपने स्विमिंग किया है, डांसिंग, साइकिलिंग, सो दिस आर द रिफ्लेक्स एक्शन, बट ये प्रीवियस एक्सपीरियंस होने के कारण ये कंडीशनल रिफ्लेक्सेस में आता है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिनैप्स इन्वॉल्व, कितने सिनैप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बेसिस पे रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप्स। अब सिनैप्स मतलब आपको पता है, सिनैप्स मतलब क्या होता है कि सर दो नर्व सेल, एक नर्व सेल से इम्पल्स जो दूसरे नर्व सेल में जाता है तो उसके दो नर्व सेल के बीच में सर गैप होता है, उसे सिनैप्स कहा जाता है। सो ये सिंपल मोनोसिनैप्टिक एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसिनैप्टिक रिफ्लेक्सेस में डिवाइड होता है। सिंपल मोनोसिनैप्टिक में क्या होता है, इट इन्वॉल्व ओनली सेंसरी मोटर न्यूरॉन, सिर्फ दो टाइप के न्यूरॉन इसके अंदर है, तो इसलिए इसको बोला जाता है सिंपल मोनोसिनैप्टिक। ठीक है, जैसे कि नी जर्क रिफ्लेक्स, मतलब क्या कि हमने अपना पैर नीचे पीछे ले लिया, सो वो हो गया नी जर्क रिफ्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस में क्या होगा, इट इन्वॉल्व सेंसरी, इंटरनर्वस, मोटार न्यूरॉन। एग्जाम्पल साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम आपको इम्पल्स या फिर न्यूरॉन्स इधर लग रहे हैं, सो वो हो गया कॉम्प्लेक्स पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो ऑन द पहले तो जनरल बेसिस के ऊपर क्रैनियल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स, उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, एंड थर्ड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिनेप्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने अब तक देखा आपका पूरा रिफ्लेक्स एक्शंस और उसके टाइप्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के हमने रिफ्लेक्स एक्शंस देखे, उसके टाइप्स देखे। अब हम देखेंगे रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, जिसके अंदर सबसे पहला है आई, उसके बाद है ईयर। तो पहले आई शुरू करते हैं। अगर आप आई की डायग्राम यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि जो आई है उसके ऊपर क्या होते हैं, वॉल होते हैं, लेयर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं, राइट। पहला है ऑर्गन, जो है वो ऑर्गन ऑफ साइट है। फोटो रिसेप्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको ही हम फोटो पिगमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो पिगमेंट्स। आपको पता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम जो ऑर्गन हमारे बॉडी का यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है आई। तो आई क्या है? फोटो रिसेप्टर है, ऑर्गन ऑफ साइट। किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है वो है आई। इस आई के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो पिगमेंट्स होते हैं। विदाउट फोटो, विदाउट लाइट हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं इस पेन को देख रहा हूँ तो जो लाइट्स यहाँ पे पेन पे गिर रही है वो लाइट्स मेरे आई पे जाएंगे और तब जाके मेरे अंदर, मतलब रेटिना के अंदर आई के ऊपर वो इमेज तैयार होती है। वो कैसे होती है आगे देखेंगे, तब जाके मुझे ये पेन दिखेगा, नहीं तो दिख सकता है क्या? नहीं सर। तो लाइट के बिना हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे आईज के अंदर फोटो रिसेप्टर्स, फोटो पिगमेंट्स होते हैं जो सिर्फ फोटो को, लाइट को रिसीव करते हैं। अब जो वॉल होती है आई बॉल की, ये 3 लेयर से बनी होती है। कौन कौन सी? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बाहर की, सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल इज स्क्लेरा। उसके बाद होता है कोरॉइड, दूसरी वाली लेयर, और सबसे अंदर की होती है रेटिना। तो अगर आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई, तो आप बोलोगे रेटिना। आउटर मोस्ट लेयर पूछा तो बोलोगे आप स्क्लेरा। तो स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना, याद हो जाना चाहिए, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना। उसके बाद ये जो कोरॉइड होती है अंदर की, ये 3 रीजन में अगेन डिवाइड होती है। ये आपको बताना है कौन कौन सा, कोरॉइड प्रॉपर, सिलियरी बॉडी और इरिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इरिस वाला आगे का पोर्शन, दैट इज इरिस। तो बीच वाली जो लेयर है वो अगेन 3 लेयर में डिवाइड हुई है। साथ ही साथ आपकी ये जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा, तो आप देख सकते हो ये स्क्लेरा आगे जो आगे का रीजन होता है उसे हम बोलते हैं एंटेरियर रीजन। तो ये आगे का रीजन है, ठीक है, यह है आपका आगे का रीजन। यहाँ से हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, मतलब जो इंसान, हम ये आई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो हमारे एग्जैक्ट सामने है, तो यहाँ से इस चीज़ से हम देखेंगे तो ये होगा आपका फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड को बोला जाता है एंटेरियर साइड।
और जो पीछे वाली साइड होती है उसे बोला जाता है पोस्टेरियर साइड। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर साइड। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो स्क्लेरा होती है, ये स्क्लेरा ये सामने आके मतलब एंटीरियर पोजीशन में आके देखो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट बन गई। ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, ये व्हाइट हो गई। ये तो सर ब्लू कलर की थी, इधर कैसे व्हाइट हो गई? क्योंकि ये आगे आके सर ट्रांसपेरेंट बन गई और उसका नाम पड़ गया कॉर्निया। तो क्या बन गई वो? आगे आके कॉर्निया। तो स्क्लेरा जो है वो सामने आके एंटीरियर पोजीशन में आके क्या बन जाती है? कॉर्निया बन जाती है। ठीक है, हाँ सर। अब देखो इसके अंदर बीच में लेंस होता है इधर, और ये लेंस को पकड़ने का काम किसका होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो ये लेंस को क्या करते हैं? पकड़ के बांध के रखने का काम होता है इनका। तो ये आपका लेंस है। अब लेंस में ये जो लेंस है और आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज स्क्लेरा, वो आगे चल के इधर कॉर्निया बन गई। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो जगह होती है उसे बोला जाता है प्यूपिल। क्या बोला जाता है? प्यूपिल। अब यहाँ पे जो लेंस है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, दिज आर द लेंस। ये लेंस ने क्या किया है? पहले जो आय था उसके अंदर जो चैम्बर था वो एक ही था, लेकिन यहाँ पे लेंस बनने के कारण क्या हुआ है? तो ये ए वाला चैम्बर और बी वाला चैम्बर, दो चैम्बर बन गए हैं। जो सामने वाला चैम्बर होता है उसे हम बोलते हैं एक्वास ह्यूमर। तो ये कैसा चैम्बर है? एंटीरियर चैम्बर, आगे का चैम्बर। ठीक है, उसके बाद होता है विट्रस चैम्बर, या फिर उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये होता है पोस्टीरियर चैम्बर। तो आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो कि आपका जो लेंस है उस लेंस ने क्या किया है? आईज के अंदर उसको दो पार्ट में, दो पोर्शन में डिवाइड किया है। आगे वाला जो चैम्बर होता है दैट इज हो गया आपका एक्वास ह्यूमर, और पीछे वाला हो गया विट्रस ह्यूमर या फिर विट्रस चैम्बर। यस और नो? यस सर। उसके बाद ये जो आपका लेंस होता है इसके एग्जैक्ट अपोजिट में जो है वो ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो लाइट को रिसीव नहीं करते, इसे बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। आगे चल के ये जो रेटिना है सबसे अंदर की लेयर, तो ये जो इमेज है उस रेटिना पे बनती है, और रेटिना पे आगे वो रेटिना में वहाँ पे अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन्स उस इमेज का इम्पल्स के फॉर्म में उसको ये ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक पहुँचाते हैं। कौन से नर्व से? ऑप्टिक नर्व से। सो डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, चलो ये जो है ये हमने ऑलरेडी देखा है, ये आपका नर्वस सिस्टम के बारे में है। चलो अगर आप देखोगे तो किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पे इसको कंसिडर करते हो तो ये हो गया आपका ट्री। तो ट्री को जब हम देखते हैं तो लाइट वेव्स वहाँ पे जाएंगे ट्रीज के ऊपर, और आगे आके ये आपके अलग अलग लेयर्स से होकर, लेंस से होकर आगे इस रेटिना में, ठीक है, ये वाली अंदर की लेयर, इनर मोस्ट लेयर दैट इज रेटिना, तो ये रेटिना पे क्या होती है? गिरती है। और रेटिना पे ना इन्वर्टेड इमेज तैयार होती है। यहाँ पे देखो पेड़ सीधा है, यहाँ पे उल्टा पेड़ है। ठीक है, यस सर। तो इमेज कहाँ पे क्रिएट होती है? आपके रेटिना के ऊपर क्रिएट होती है, और वो इन्वर्टेड फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में? इन्वर्टेड, उल्टी फॉर्म में होती है। तो जो ब्लाइंड स्पॉट है ये एरिया कैसा है? डायगोनली अपोजिट टू लेंस। लेंस के एकदम डायगोनल में, यहाँ पे देख सकते हो अपोजिट पोजीशन में क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है। इस ब्लाइंड स्पॉट को ही हम येलो एरिया या फिर मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। 1 मार्क का एमसीक्यू स्टेट बोर्ड में आ सकता है, राइट? हाँ सर। तो ये हो गया आपका ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट में ऐसे सेल्स होते हैं, सेल्स विच डू नॉट रिकॉग्नाइज लाइट। ओके, यस सर। तो ये हो गया आपका ब्लाइंड स्पॉट। आगे अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना। जो आपका जो इमेज तैयार होगा वो कहाँ पे होगा? रेटिना। तो रेटिना का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। अब रेटिना का ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, यहाँ से सामने से आ गए लाइट, ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यह है स्क्लेरा, कोरॉइड, रॉड सेल, कोन सेल। तो ये जो अंदर की वाली ये ब्लू वाली है ना, ये वाली, ये पूरी रेटिना है। तो इधर से आ गया आपका रेटिना, ठीक है, यस सर। तो ये स्क्लेरा, ये कोरॉइड, ये पिगमेंटेड इपिथेलियम, उसके बाद है आपका रेटिना। अब ये जो रेटिना में ना 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक कोन सेल, एक रॉड सेल। रेटिना के अंदर कौन से सेल है? 2 प्रकार के सेल है, और ये कोन सेल और रॉड सेल फंक्शन करते हैं, देखने को मदद करते हैं। कैसा? तो जो कोन सेल होते हैं, कोन सेल एंड रॉड सेल, ये क्या है? फोटो पिगमेंट्स है। फोटो पिगमेंट्स जिसे बोला जाता है, जो ऐसे प्रोटीन्स है जो क्या करते हैं? लाइट को रिसीव करते हैं। किसको? लाइट को। लाइट सेंसिटिव है, लाइट को झट से वो समझ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 2 प्रकार के सेल यहाँ पे है रेटिना के अंदर, फोटो रिसेप्टर्स या फिर फोटो पिगमेंट्स हम जिसे बोलेंगे। एक होते हैं कोन्स और दूसरे होते हैं रॉड्स। तो कोन सेल, रॉड सेल। रॉड सेल जो है हमें डे टाइम में मदद करता है देखने को, ठीक है, डे लाइट में।
और जो कोन्स, ओके, कोन्स आपको डे लाइट में मदद करते हैं, और रॉड सेल जो होते हैं वो डिम लाइट में मदद करते हैं या फिर नाइट के टाइम पे। तो अगर आप देखो हमारे आइज़ के अंदर दो टाइप के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, विच आर दे, फर्स्ट वन इज रॉड सेल एंड अनदर वन इज कोन सेल। पहला सेल कौन सा है, रॉड सेल, अनदर वन इज कोन सेल। तो कोन्स रॉड्स, तो कोन्स कब मदद करते हैं, कोन सेल जो है वो ब्राइट लाइट में। सपोज एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप अपने घर के अंदर बैठे हो, पूरे आपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी है, तो अंदर जो है पूरा अंधेरा छा गया है। तो अंधेरे में ना आपको दिखता है चीज़ें, क्योंकि अंदर कौन से सेल्स काम करते हैं, तो डिम लाइट में रॉड सेल काम करते हैं। तो जैसे ही आप दरवाज़ा उगड़ते हो और बाहर चले जाते हो, तो आपको कुछ समय के लिए, कुछ मिली सेकंड्स के लिए कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही ब्राइट लाइट में, डे लाइट में जाओगे, तो कौन सेल अपना काम शुरू कर देगा, उसका वहाँ पे काम है। तो स्विच होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद आपको आगे का ब्राइट जो चीज़ है वो दिखने लगती है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो जिसके कारण ये चीज़ें होती है, क्योंकि रेटिना के अंदर दो सेल्स होते हैं, एक डे लाइट के लिए, एक डिम लाइट, एक ब्राइट लाइट, डिम लाइट। ओके, हाँ सर, यह ध्यान में रखना है आपको। डिम लाइट को जो विजन होता है उसे बोला जाता है स्कोटोपिक विजन। आगे बढ़ते हैं। अब जनरेशन ऑफ इमेज कैसी होती है, देखो। सो द लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास थ्रू द कॉन्जक्टिवा, कॉर्निया, थ्रू प्यूपिल। ये प्यूपिल, ये आपके पूरे जो लेयर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट, ओके, अराउंड द आई बॉल्स, आईज, तो उसके ऊपर लेयर से पूरा जाके वो लेंस पे गिरता है, वो क्या, लाइट वेव्स, लाइट रेज। ठीक है, लाइट रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट लाइट रेज वी कैन नॉट सी। तो ये जो लाइट रेज है वो आगे चल के यहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट पे फोकस होगा रेटिना के ऊपर, और वहाँ पे इमेज क्रिएट होगी। और वहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व होती है, कौन सी नर्व होती है वहाँ पे, ऑप्टिक नर्व। सो ऑप्टिक नर्व वो क्या करेगी, इम्पल्स क्रिएट करेगी, और वो इम्पल्स जो है, जो इम्पल्स है वो ऑप्टिक नर्व से जाएगा। कहाँ से जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये सेरेब्रम में। सेरेब्रम कहाँ पे जाएगा, सेरेब्रम में। ठीक है, यस सर। जैसे कि आपको पता है, हमने पार्ट जो है वो इधर पार्ट 2 में फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम देखा था। उसमें अगर आप देखोगे तो विजुअल कहाँ पे है, देखो, तो ऑसिपिटल लोब, ये वाला 4th नंबर का, ये ऑसिपिटल लोब। तो ये जो ऑसिपिटल लोब है, यहाँ पे क्या होता है, विजुअल एरिया सेंस किया जाता है, सेंस ऑफ विजन। कौन सा लोब है, ऑसिपिटल लोब्स। तो ये ऑसिपिटल लोब तक ये जो ऑप्टिक नर्व है वो क्या करती है, इम्पल्स लेके जाती है। ऑसिपिटल लोब किसका है, ऑसिपिटल लोब है आपके सेरेब्रम का। ठीक है, यस सर। तो सेरेब्रम का जो ऑसिपिटल लोब है, वहाँ तक ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है, इम्पल्स लेके जाती है आई से। ठीक है, आई से ऑप्टिक नर्व सेरेब्रम तक जाएगी उसके ऑसिपिटल लोब में, और वहाँ पे क्या होगा, विजन रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि इमेज क्या है, कैसी है। ठीक है, सो इन द विजुअल एरिया ऑफ सेरेब्रम द नर्व इम्पल्स आर एनालाइज एंड द इमेज फॉर्म इज रिकॉग्नाइज। उस इमेज को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, हाँ सर। तो ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखेंगे हम ईयर का स्ट्रक्चर, अपना कान। ठीक है, यस सर। तो ईयर्स जो है, ईयर्स जो हमारे कान होते हैं, तो देखना यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गन ऑफ हियरिंग है। किसी चीज़ को सुनने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ करते हैं हम हमारे बॉडी का, तो आई यूज़ करते हैं सर। और ये 3 पार्ट से बनता है। कितने पार्ट्स, 3 पार्ट से। और ये डिवाइडेड हुआ है 3 पार्ट के अंदर। एक है एक्सटर्नल ईयर, बाहर का ईयर। ठीक है, हाँ सर। तो ऐसा कुछ पार्ट है, सीधा सीधा पहले सिंपल वाला पार्ट बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से इधर का बाहर का ईयर, इधर मिडल और अंदर। सो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ये 3 पार्ट में ईयर क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। एक्सटर्नल ईयर में आता है आपका पिन्ना, ऑडिटरी कैनल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, सो एक्सटर्नल ईयर में जो चीज़ें है वो कौन कौन सी है, पिन्ना, ऑडिटरी कैनल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडल ईयर में है आपके ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वो है इनकस, मैलस एंड स्टेप। ओके, हाँ सर। उसके बाद जो इनर ईयर है उसके अंदर होता है लैबिरिंथ, लैबिरिंथ। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ एंड बोनी लैबिरिंथ, ये 2 टाइप के लैबिरिंथ होते हैं आपके इंटरनल ईयर में। तो समझ में आ रहा है एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है, इंटरनल ईयर में क्या होता है, एंड मिडल ईयर में क्या होता है। क्लियर? हाँ सर। तो धीरे 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 एक एक पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, ये आपका डायग्राम देखो। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये आ गया आपका इधर से इधर तक। ठीक है, यस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक होता है, मतलब यहाँ तक आ गया वो। पहला वाला जो हमने लाइन निकाली वो हम क्या करते, कट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ईयर होगा यहाँ तक,
वो है आउटर ईयर, ठीक है। हाँ सर, उसके बाद इधर ना, इधर से एक बीच में अभी बन रहा है एक, तो वो होता है मिडल ईयर, ठीक है। हाँ सर, ये होता है आपका मिडल ईयर। और इसके अंदर जो ईयर आपको दिख रहा है इधर से इधर, तो ये हो गया आपका इंटरनल ईयर। क्लियर? हाँ सर, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। आउटर ईयर में क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहला है ये आपका ईयर पिन्ना। तो पिन्ना मतलब क्या सर? तो पिन्ना मतलब क्या? तो ये जो है आप देख सकते हो, या ऐसा किसकी तरह स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, साउंड वेव को कलेक्ट करने का काम करता है। सिंपल में साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? ईयर पिन्ना करता है। इस ईयर पिन्ना से साउंड वेव कलेक्ट करे जाते हैं, ठीक है। हाँ सर, अब साउंड वेव जो कलेक्ट होंगे वो आगे चल के कहाँ पे जाएंगे सर? तो साउंड वेव जो है वो आगे चल के इधर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचेंगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब आपका ईयर ड्रम, ठीक है। और जिस रास्ते से वो जाएंगे उसे बोला जाता है ऑडिटरी कैनल। ऑडिटरी कैनल। तो तीन चीज़ें हैं, पता है आपको कौन कौन सी? तो एक है आपका ईयर पिन्ना, पहली चीज़, दूसरा है ऑडिटरी कैनल, और तीसरा है ईयर ड्रम, जो आपका आउटर ईयर जिससे बनता है। कितनी चीज़ों से बनता है आउटर ईयर? तीन चीज़ों से बनता है सर। एक है सर आपका बाहर का ईयर पिन्ना, उसके बाद है सर ऑडिटरी कैनल, और थर्ड है सर ईयर ड्रम, जिसको ही हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, समझ में आ गया सर। अब जो मिडल ईयर होता है वो तीन बोन से बनता है, छोटे छोटे बोन्स। आप देख सकते हो ये वाला है मैलस, यहाँ पे इंकस, और उसके बाद यहाँ पे जो बोन है वो होता है स्टेप्स। तो इसको बोला जाता है ईयर ऑसिकल्स। तो ये जो ईयर ऑसिकल्स है, इंकस, मैलस एंड स्टेप, तो ये किसके पार्ट्स हैं? यह है मिडल ईयर के पार्ट। समझ में आ रहा है? हाँ सर, मिडल ईयर भी समझ में आ गया। अब अंदर में होता है कॉक्लिया, सबसे इंपॉर्टेंट कॉक्लिया यहाँ पे होता है अंदर। अब ये ऑडिटरी ट्यूब है, उसके बाद ये आगे का टेम्पोरल बोन है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कॉक्लिया, और ये कॉक्लियर नर्व। तो यहाँ पे जो साउंड वेव है उसको एनालाइज करके, ये कॉक्लिया में उसको एनालाइज करके यहाँ से नर्व जो है वो आगे जाती है आपके सेरेब्रम में, जहाँ पे हियरिंग का जो एरिया है वहाँ पे वो क्या करती है? इम्पल्स लेके जाती है। कौन सी नर्व? कॉक्लियर नर्व्स। तो अब हमने यहाँ पे बाहर का तो पार्ट समझ में आ गया, अंदर का कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग हम जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। पार्ट्स तो हमने समझ लिए, अब मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म में शुरुआत में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। साउंड वेव्स ईयर ऑसिकल्स द्वारा, नॉट ईयर ऑसिकल्स, ईयर पिन्ना द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। वो साउंड वेव्स आगे या ऑडिटरी कैनल से होके कहाँ पे जाएंगे? ईयर ड्रम पे जाएंगे। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट हो गया तो ये जो इंकस, मैलस और स्टेप्स होते हैं अंदर के तीन बोन्स, ये भी वाइब्रेट होने लगते हैं, और ये वाइब्रेशन आगे चल के इस कॉक्लिया में जाता है। इसके अंदर होता है फ्लूइड, ठीक है। चलो देखते फिर। सो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग समझते हैं। तो यहाँ पे पहली शुरुआत होगी। तो पिन्ना, दैट इज आपका क्या है ये, जिसने साउंड वेव को कलेक्ट किया, बाहर का पार्ट रिसीव्स द साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट टू देम ईयर ड्रम। तो कहाँ पे भेजेगा वो? ईयर ड्रम तक, मैंने आपको बताया। सो ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा। दीज वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड एंड ट्रांसफर टू द ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स में वो वाइब्रेशन जाएंगे, थोड़े उसको मॉडिफाई करके। तो ईयर ऑसिकल्स से वो जाएंगे आपके कॉक्लिया में। सो कॉक्लिया में क्या है? एंडोलिम्फ है, ठीक है। एंड दीज जनरेट अ वेव्स इन एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ क्या है? तो एक यहाँ पे हम बोलेंगे लिक्विड है, ओके, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कॉक्लिया। मैंने आपको बोला था कॉक्लिया में एंडोलिम्फ, पेरीलिम्फ होता है। तो एंडोलिम्फ तक वो वाइब्रेशन गए, वो फ्लूइड क्या हुआ? वहाँ पे वाइब्रेट्स हुआ, ठीक है। तो हम कॉक्लिया के अंदर आते हैं अब। द कॉक्लिया इज कॉइल डक्ट। तो कॉइल डक्ट होती है एंड कंटेन थ्री फ्लूइड फील्ड चैम्बर सेपरेटेड बाय रीजनल मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हो ये कॉक्लिया के अंदर का स्ट्रक्चर है। कॉक्लिया मतलब ये वाला पार्ट। तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर, इसके अंदर तीन चैम्बर है, ये 1 2 3, ठीक है। तो तीन चैम्बर कौन से? एक है स्कैला वेस्टिब्यूली, उसके बाद है स्कैला मेड्यूला, एंड देन है आपका स्कैला टिम्पैनी। तो ऐसे तीन मेम्ब्रेन, तीन चैम्बर्स होते हैं वहाँ पे। क्या होते हैं? तीन चैम्बर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों चैम्बर रेजिनर मेम्ब्रेन या फिर बेसिलर मेम्ब्रेन से क्या होते हैं?
एंड रेजिलर मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज वन फर्स्ट रेजिलर मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। रेजिलर मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका स्कैला मीडिया एंड स्कैला टिम्पेनी, स्कैला मीडिया एंड स्कैला वेस्टिब्यूली इसके बीच में होता है रेजिनर मेम्ब्रेन। स्कैला मीडिया एंड स्कैला टिम्पेनी इसके बीच में होता है बेसिलर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन ने क्या किया है, ये वेस्टिब्यूल के अंदर, ये आपका कॉक्लिया के अंदर 3 चैम्बर बनाती है। तो अपर चैम्बर टुवर्ड द वेस्टिब्यूल इज कॉल्ड एज स्कैला वेस्टिबुला, उसके बाद मिडल में स्कैला टिम्पेनी और स्कैला मीडिया, तो ये 3 चैम्बर बन गए। तो जो आपका आपके आप यहाँ पे देख सकते हो, द बॉटम चैम्बर जो स्कैला टिम्पेनी है उसमें होता है पेरीलिम्फ, ठीक है, एंड द स्कैला मीडिया उसमें होता है एंडोलिम्फ। स्कैला मीडिया जो है मिडल में, इधर क्या होता है, एंडोलिम्फ होता है। तो एंडोलिम्फ क्या होगा, वाइब्रेट होगा, और वहाँ पे होता है द ऑर्गन ऑफ कार्टिया, पी साइज स्ट्रक्चर होता है बेसिलर मेम्ब्रेन में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑर्गन ऑफ कार्टिया, यहाँ पे पी साइज छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गन ऑफ कार्टी, ठीक है। हाँ सर, तो ये जो वेव्स आपके आगे गए हैं, रिपल्स बेसिलर मेम्ब्रेन में गए। बेसिलर मेम्ब्रेन आपको पता है ये कॉक्लिया के अंदर का पार्ट है बेसिलर मेम्ब्रेन। These movement in the basilar membrane cause the hair cell to press against the tectorial membrane। तो वहाँ पे क्या होता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है, ये आप देख सकते हो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर हेयर्स होते हैं। ये वाइब्रेशन उस हेयर्स तक जाते हैं, वो हेयर्स जैसे ही वाइब्रेट होते हैं तो वहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाता है, और डिफरेंट न्यूरॉन्स उस नर्व इम्पल्स को जो है वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो होता है आपका ब्रेन का, जो कि हियरिंग को समझ सकता है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और वो किस नर्व से जाते हैं वो इम्पल्स, तो अगर पूछा तो ध्यान में रखना, वो जो नर्व इम्पल्स जाते हैं वो ऑडिटरी नर्व से जाते हैं। विच नर्व, ऑडिटरी नर्व। सो ऑडिटरी नर्व कैरी इम्पल्स फ्रॉम द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन टू डिकोड द साउंड, और इसी प्रकार से हमें वो साउंड फिर सुनाई देता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। पहले ये जो है वो बाहर आपका क्या होता है, चीज़ें होती है, बाहर से अंदर आता है, ईयर ड्रम्स पे आता है, ईयर ड्रम ईयर ऑसिकल्स तक, ईयर ऑसिकल से बाद में ये कोक्लाई में जाता है। कोक्लाई में अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गन्स है, उससे फिर होकर ये आगे ये नर्व से आपके ब्रेन तक पहुंचता है वो इम्पल्स। तो सबसे पहले तो आवाज़ साउंड वेव को कलेक्ट करना, उसका इम्पल्स बनाना, और वो इम्पल्स फिर बाद में आपके ब्रेन तक पहुंचाना, ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? हाँ सर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगेन आपका जो ये जो पार्ट होता है ये बैलेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, ऑडिटरी एंड बॉडी पोस्चर। मतलब क्या, सुनने के लिए तो है ही मददगार, लेकिन बॉडी पोस्चर, बॉडी जो है उसको एकदम स्ट्रेट पोजीशन में मेंटेन करने के लिए भी मदद करता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर ये जो कॉक्लिया है उसके अंदर आप देख सकते हो फ्लूइड होता है। तो ये 2 पार्ट में कवर होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है वो बैलेंस के लिए मदद करता है, ये आगे वाला इधर फ्लूइड, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कॉक्लिया का, वो आपको सुनने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो ऊपर का जो बैलेंस के लिए मदद करता है, आपको पता है किसी ने अगर आपको घुमा दिया 1 मिनट, अगर किसी ने आपको कंटिन्यूस घुमा दिया, राइट, यस, कंटिन्यू घुमाने के बाद आप कुछ समय के बाद एक जगह पे रुक नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अंदर का जो फ्लूइड है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली मोशन में होता है। तो जब तक वो स्टॉप नहीं होगा तब तक आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, राइट। हाँ सर। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। सो यहाँ पे जो है हमारा पार्ट 4 खत्म होता है। इसके बाद पार्ट 5 देखेंगे और पार्ट 6। तो इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।